नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार यस टेट के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाली यात्री था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा था, अरबियों से सीखा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन बास्तील वाले कारागृह को ढहा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम स्टेट में कौन से लोग आते थे? तो प्रथम स्टेट में जो है कि पादरी आते थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिन कैंप किसकी रचना है? तो मिन कैंप जो है वो हिटलर की रचना है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाजीवाद जो है वो समाजवाद वाले सिद्धांत का विरोधी था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा बम नागासाकी पे गिराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1905 में जो है रूस और जापान का युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसको मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 वर्षों तक चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 6 वर्षों तक चला था, 1939 से लेकर 1945 तक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 दिसंबर 1889 को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पे हमला किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को हम अंगूर उत्पादन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसको धान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल को हम धान के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना एक ऐसा देश है जो चावल उत्पादन में प्रमुख है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यानी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किसको? चावल को, गन्ना को, बाजरे को या मक्का को? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको तैयार होने में साल भर का समय लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम उत्पादन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्षारोपण कृषि जो है, जिसमें बागवानी जब की जाती है तो बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस परिषद अंग के प्रमुख हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिवालय, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सचिवालय के प्रमुख अंग प्रमुख हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वे, यानी कि वुडरो विल्सन जो थे वो राष्ट्र संघ के विचार के लिए जिम्मेदार थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21
सदस्य ऐसे थे जो राष्ट्रसंघ के सदस्य बने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट जो है किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून में जो है आपका क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसको लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है आपका उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यानी कि जहाँ कहीं पे भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है वहाँ के प्रोडक्शन अचानक से बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1863 में ही लंदन में पहली बार भूमिगत रेल का आरंभ कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये तीनों है, यानी कि पटना का पुराना नाम अजीमाबाद, पाटलिपुत्र और कुसुमपुर तीनों है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापाखाना जो है वो पुर्तगालियों ने लगाया था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो आपका 7 देशों को छूती है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर चीन, नेपाल, भूटान, और इधर ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है कि सार्क में जो दक्षिण एशियाई देश आते हैं, भारत, मालदीव, नेपाल और चीन, तो इसका जो है डी जो है सही उत्तर हो जाए, यानी कि चाइना जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिलगिट गार्ज जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील जो है आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच वाले सकरी रास्ते से होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहतत जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा एक ऐसा राज्य क्षेत्र है जहाँ पे कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्वतीय वन में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या कनाडा? तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है भारत देश से अलग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जंगली वन और पर्वत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है बहुत ही न्यूनतम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम जो है वो आपका पिदुर तालगाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को नहीं छूता है, यानी कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, असम भी बॉर्डर टच करता है और मिजोरम भी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मापनी में हर
व्यक्त करता है। तो मापनी में जो हर होता है, यानी कि अंश और हर की बात करेंगे, तो जो हर होता है वो होता है धरातल की दूरी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलनात्मक मापनी में किलोमीटर और मील की दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे हम संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे हम संसाधनों को जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डैश 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 वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया और उनकी गुणवत्ता और मात्रा के बारे में पता लगाया जा चुका है, निर्धारित कर की जा चुकी है। वो संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि विकसित संसाधन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान राज्य और सात और डैश 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 ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। यानी कि राजस्थान राज्य और सौर और जो है विंड विंड एनर्जी, यानी कि पवन चक्की वाला और सोलर एनर्जी वाला, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो राजस्थान में क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की वहाँ पे कमी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऐसी भूमि को हम वर्तमान परती के रूप में जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुनिया के पानी की कुल मात्रा 96.5% डैश 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 के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश 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 के रूप में मौजूद है। तो 96.5% दुनिया का पानी जो है वो क्या है, महासागर में है, यानी कि खारे पानी ना है, खारा पानी है, और 2.5% क्या है, मीठा पानी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में ताजे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ताजे पानी का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है, भूजल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पानी की कमी क्या है? तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी ही क्या कहलाती है, पानी की कमी कहलाती है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, वे तेजी से घट रहे हैं, ये सही हो जाएगा। वे तेजी से घट रहे हैं इसलिए उनको हम संरक्षित करें, और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है इसलिए हम संरक्षित करें, इनका निर्माण बहुत तेजी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने टाइप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक जो विस्तार है वो है आपका सुंदरवन में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका मोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कौन सा उद्योग? तो इसमें से जो है सीमेंट उद्योग जो है वो किसी पे आधारित नहीं है। बाकी सूती वस्त्र उद्योग के लिए कॉटन चाहिए, कॉटन की खेती हमें करनी पड़ेगी। चीनी के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना की खेती हमें करनी पड़ेगी। जूट वस्त्र के लिए जूट चाहिए, जूट की हमें खेती करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता हावड़ा में हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना का सबसे पहले कहाँ खुला था? तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना जो है सबसे पहले आपका घाटशिला में खुला था। कहाँ खुला था? घाटशिला में। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है आपका अपना उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें कौन सा परिवहन मार्ग नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्वत शिखर जो है वो परिवहन का मार्ग नहीं है। बाकी सड़क आपका परिवहन का मार्ग है, जल से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और वायु से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं, मिट्टी है, नगर नहीं है। नगर को आप खुद बसाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति जो है एक
किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है जो है आपका अधिक सिंचाई। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% जो है वो वनाच्छादित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिली किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो चिली जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अब दलितों से कुछ लोगों को अलग करके महादलित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो यंग इंडिया वाली जो पत्रिका है वो है आपकी महात्मा गांधी की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है आपकी चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में जो संप्रभु है वो है आपकी जनता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मतदान की आयु कितनी है? तो मतदान की आयु अभी के दिनों में 18 वर्ष है, लेकिन पहले इसकी उम्र जो है 21 वर्ष थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो पूरे विश्व में भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से या इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, और 395 अनुच्छेद है, यानी कि 395 इसमें दिया हुआ है, लेकिन अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है? तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो है वो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, यानी कि जनसंख्या की जनगणना के अनुसार पे उसको एक स्पेसिफिक जनसंख्या के हिसाब से उनको निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो मतदाता सूची का जो परीक्षण है वो आपका 5 वर्षों में होता है, हर 5 वर्षों में होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित कर दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि सारे एमपी जो मेजोरिटी के होते हैं, बहुमत के होते हैं, वो अपने ही ग्रुप से किसी एक को लीडर चुन लेते हैं बहुमत का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में 2002 में जगह दिया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो सामाजिक विभेद के कारण जो है वो यूगोस्लाविया को विखंडन का सामना करना पड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार जो है 1928 में मिला था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र को मजबूती विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये प्रदान नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वां संवैधानिक संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वो उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो राजनीतिक दल का कार्य जो है वो सरकार की आलोचना करना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये चुनाव आयोग करता है आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोगों के बीच टकराव का अभाव, ये गलत है। आर्थिक असमानता का अभाव, ये गलत है। निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, ये जो है क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निर्णय लेने में देर तो होती है लेकिन सही निर्णय लेने की संभावना होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जनमत पर आधारित लोकतंत्र को हम लोकतंत्र का सर्वोच्चम शासन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो गरिमापूर्ण जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है वो है लोकतंत्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किसका होता है? तो ये सारा दायित्व किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। चलिए आज का था हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें 100 प्रश्न शामिल थे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।